हेलो। हेलो। यस सर। नितेश। यस सर। हाँ नितेश, स्टार्ट करो। ओके सर। सर एक्सरसाइज 26 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये था कि दो स्टेटमेंट्स दी गई थी हमें। कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स एन बिलोंग्स टू M4, मतलब 4x4 की मैट्रिक्स होगी सच दैट 1 1 1 -1 1 -1 1 1 is a basis of row space of n and 1 2 1 4 belongs to null space of n। और सर सेकंड स्टेटमेंट थी कि देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स M belongs to M4 such that 1 1 1 0 इसका ट्रांसपोज 1 0 1 1 इसका ट्रांसपोज, ये जो दो एलिमेंट्स हैं R4 के, ये जो हम बेसिस बनाएंगे कॉलम स्पेस ऑफ M के। और एक और एलिमेंट दिया गया था R4 का 1 1 1 1 और 1 0 1 0, ये जो होंगे नल स्पेस ऑफ M में होंगे। तो इसमें से बताना था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, या फिर दोनों ट्रू है। तो सर जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि एक मैट्रिक्स मिलेगी n जो M4 में जिसकी बेसिस ये होंगी। और एक सर यहाँ पे की पॉइंट ये है कि जैसे ये बोल रहा है कि 1 2 1 4 जो होगा वो नल स्पेस में होगा। सर तो इसके लिए मैंने इसको नल स्पेस में चेक किया। तो नल स्पेस में चेक किया, इसका मतलब क्या हुआ सर? तो अगर इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फर्स्ट रो आगे इसकी 1 1 1 -1 1 -1 1 1 और दो जो है हमारे पास अननोन है। अननोन है, ये कुछ भी हो सकती है। और सर जैसे ये बोला है कि ये नल स्पेस में होंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हम ऐसे बोलते हैं कि Tx इक्वल टू 0, तो नल स्पेस चेक करना था हमें। तो सर जैसे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसका जो सेकंड, ये कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है इसी में, तो ये 4 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0। और नीचे जो है ये कुछ भी हो, ये नॉन एंट्री है, तो इससे ये कुछ भी हो सकती है। तो जैसे अगर हम चेक करें तो ये सेकंड एलिमेंट जो है इसका 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x जो है जो x है वो नल स्पेस को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉल्स दे दिया कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अब रही सेकंड की। तो सर सेकंड में दो एलिमेंट्स दिए गए थे कॉलम स्पेस के, और ये बोला था कि ये बेसिस है उसकी कॉलम स्पेस की, और दो एलिमेंट दिए गए थे कि ये जो है नल स्पेस में होंगे। तो सर अब बोला था कि इसमें हमने एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें ऐसी मिल जाती है जिसमें ये दो जो एलिमेंट है 1 1 1 0 और 1 0 1 1, ये जो है रेंज स्पेस के एलिमेंट हो, और 1 1 1 1 और 1 0 1 0 ये आपके नल स्पेस के एलिमेंट हो, तो हमारा काम बन जाएगा कि हमने एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। तो सर जैसे मैंने यहाँ पे ये एक मतलब इसको ऐसे करने की कोशिश की है, वैसे इसका जनरल मेथड ही बताऊंगा मैं आगे। तो सर जैसे अगर हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, सर जैसे कॉलम स्पेस ऑफ M इज इक्वल टू रेंज स्पेस ऑफ M, तो कॉलम स्पेस जो होता है वो रेंज स्पेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C1 C2 C3 C4, क्योंकि 4 कॉलम है उसके। तो सर जैसे अब अगर मैं एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा काम है कि मैं अगर मुझे एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है कि जिसके जो ये दो एलिमेंट है, जो मेरे पास दो एलिमेंट है जैसे 1 1 1 0 और 1 0 1 1, ये जो है रेंज स्पेस में बिलोंग कर जाए और ये जो है नल स्पेस में बिलोंग कर जाए। तो जैसे अगर मैं लिखूं, जैसे अगर मैं दो स्टैंडर्ड बेसिस R4 की उठा लूं, तो जैसे M ऑफ 1 0 0 0 इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस, और M ऑफ 0 1 0 0 इज इक्वल टू 1 0 1 1 का ट्रांसपोज, एंड 1 1 1 1 इसका ट्रांसपोज जो होगा 0 0 0 0 1 0 1 1 0, इसकी इमेज जो आई वो है 0 0 0 0। अब मैंने इसको तो लिख लिया,
अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है भी कि नहीं? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी? जब ये जो बेसिस एलिमेंट है, ये जिनको मैं बेसिस नाम दे रहा हूँ, ये Li होंगे। तो जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं, तो ये बनेगा इस तरह से। तो अगर इसकी रीअरेंजमेंट करूं मैं, तो ये जो है ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। और इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो रैंक है, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, आप ऐसे बोल सकते हैं, वो प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 1। तो इसकी रैंक भी क्या आ गई? 4। तो इसका मतलब क्या है? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो मतलब मुझे एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही है, और हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, यूनिक होगी। तो इसलिए सपोज, तो जैसे हमें पता है कि ये कॉलम स्पेस के दो Li वेक्टर हैं। तो जैसे 1 1 1 0 और 1 0 1 1, ये दो हैं। तो मान लीजिए अगर मैं इसको, जैसे मैंने इसको अननोन ही रखा है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, x1 y1 z1 t1 x2 y2 z2 t2, और मुझे बोला है कि 1 1 1 1 ये जो नल स्पेस का एलिमेंट है, तो मतलब t इंटू एक्स इक्वल टू 0। और ये एलिमेंट जो है, ये भी नल स्पेस का एलिमेंट है, तो मतलब दिस मैट्रिक्स टाइम x इक्वल टू 0। अब मेरा काम रहता है कि x1 y1 z1 t1 इसको फाइंड आउट करना। तो सर जब इसको मैं फाइंड आउट करूंगा, तो ये मेरे एलिमेंट बनेंगे -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1। और सर जैसे अगर इस तरह की कंडीशन रहती है कि हमें इस तरह से एलिमेंट दिखाना है, जिसके लिए आप एक सिंपल से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आप ये चूज करेंगे x1 और x2, इसको आप चूज इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो है 0 आ जाएगा। कैसे? कि जैसे 1 है, इसका आप इनवर्स ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा? -1 1 -1 1 -1 0 0। अब यहाँ पे देखिए, जैसे 1 है तो -1 0 0, 1 का -1 और 1 का -1। तो इसको अब जब आप करेंगे ax इक्वल टू 0, तो ये जो है मेरे पास एक मैट्रिक्स मिल गई, ये मिल गई, एक मैट्रिक्स मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक मैट्रिक्स मिल रही है जिसके जो है दो बेसिस, कॉलम स्पेस के जो दो बेसिस हैं वो ये हैं, और जो 1 1 1 1 और 1 0 1 0 ये जो होंगे वो नल स्पेस में होंगे। तो इसलिए ऐसे भी कह सकते हैं हम कि ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे भी ट्रू है। तो इसका मैंने फिर करेक्ट किया, ये इसका मैंने ए करेक्ट किया कि जो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। विक्रम। हेलो सर। बोलो। Yes, sir. कनिका। अंशिका। करेक्ट है ये? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. करेक्ट है ये? सर मुझे सेकंड वाला समझ नहीं आया, कैसे कराइए? यस, बताना जरा। ओके, जो सेकंड स्टेटमेंट बोली है, एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ बताने की। ये सेकंड स्टेटमेंट जो बोली है, ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स, कि हमें एक ऐसी मैट्रिक्स M मिलेगी M4 में, जिसकी एंट्री जो होंगी वो R से होंगी, सच दैट ये जो दो एलिमेंट है M के, ये जो दो एलिमेंट्स होंगे 1 1 1 0 का ट्रांसपोज और 1 0 1 1 का ट्रांसपोज, मतलब दो कॉलम वेक्टर हैं, ठीक है। ये जो होंगे ये बेसिस होंगे किसके? कॉलम स्पेस ऑफ एम,
कॉलम स्पेस ऑफ M के ये बेसिस होंगे, और 1 1 1 1 और 1 0 1 0, ये जो दो वेक्टर हैं ये आपके नल स्पेस में मिलेंगे, बिलोंग्स टू नल स्पेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है मींस कि हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैंने जो आपको फर्स्ट तरीका बताया कि जैसे ये है, देखिए फर्स्ट क्या बताया मैंने कि अगर मैं एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लूं, एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लूं जिसमें जो है ये जो दो वेक्टर हैं, ये जो दो वेक्टर हैं जो बेसिस है कॉलम स्पेस के, ये जो है रेंज स्पेस के एलिमेंट हो, ये जो है दो रेंज स्पेस के एलिमेंट हो, और ये जो नल स्पेस में गिवन है ये आपके नल स्पेस के एलिमेंट हो। नल स्पेस में का एलिमेंट होने का मतलब क्या है कि इसकी इमेज जो है अंडर ट्रांसफॉर्मेशन वो 0 आएगी। ये है नल स्पेस का। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं, यहाँ तक तो आ गया। ओके, अब नेक्स्ट रहता है कि मैं अगर मान लीजिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन खुद से कंस्ट्रक्ट करता हूं। कैसे? कि जैसे मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक ले लिया R4 के 1 0 0 0 0 1 0 0, ये दो एलिमेंट ले लिए। अब इसकी इमेज जो है 1 1 1 0 और 1 0 1 1, इसका ट्रांसपोज मतलब कॉलम में आ गई। ठीक है, ये आ गए। अब मैंने ये कंस्ट्रक्ट तो कर ली, लेकिन मैं इसकी कंफर्मेशन कैसे करूं कि ये मैंने सही कंस्ट्रक्शन की है? तो अब ये जो होंगे ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के एलिमेंट कब होंगे? कब होंगे? जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करता हूं इनको, देखिए तो इनको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, तो मैंने मैट्रिक्स में लिख दिया इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मतलब रो और कॉलम रोज को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ ना। तो जब मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो आइजन वैल्यूज होंगी ये प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसकी रैंक कितनी होगी? 4 आ गई। मतलब ये क्या होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे? Li हो गए। इसका मतलब क्या है, मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पता है कि बेसिस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है वो यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है। तो ये क्या मिल गई? एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई। तो मतलब हमारा काम खत्म हो गया। तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब ऐसे नहीं करना है, सपोज तो जो गिवन है उसको लिखिए आप। दो कॉलम वेक्टर गिवन है और आपको बोला है कि 1 1 1 1 और 1 0 1 0, ये जो है नल स्पेस में है। नल स्पेस में है, इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटू एक्स इक्वल टू 0 और a2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो मैंने इस फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। अब मान लीजिए इसको मैं नाम दे दिया, ये जो स्टार स्टार ये नॉन एंट्रीज है ना, तो अब मुझे इस मतलब मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो मतलब ये नॉन एंट्री मुझे फाइंड करनी है कि मिलती है कि नहीं मिलती है। तो जैसे मैंने इसको x1 x2 और इसको मैंने मान लिया x2 y2 z2 t2, इस तरह से मान लिया सपोज। तो आप क्या पाएंगे, जब इसको आप, ये क्या बनेगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा। जब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा तो वहां से आपको x1 y1 z1 t1 ये वैल्यूज आपकी निकल जाएंगी। तो वहां से आपकी जो एंट्रीज आएंगी -1 -1 -1 0। ठीक है, तो ये आपकी एंट्रीज आ गई। और x2 y2 z2 और t2 ये आपकी एंट्रीज आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसी तरह से यहाँ पे देखिए, तो मतलब मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स मिल गई सच दैट ax इक्वल टू 0, मतलब ये नल स्पेस के एलिमेंट है। तो मतलब मुझे मैट्रिक्स मिल गई। तो हमें क्या करना था? फाइंड आउट की मैट्रिक्स करनी थी ना, कि देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स। तो हमें एक मैट्रिक्स मिल गई सच दैट दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब कोई दिक्कत? नहीं, आ गया आप समझ। डाउट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए और बी जो थी दो n क्रॉस n की मैट्रिसेस दी थी। सपोज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी रो ऑफ ए इज 2 and the sum of the elements in any column of B is 2. तो which of the following matrices is necessarily singular?
कौन सी मैट्रिक्स जो होगी वो नेसेसरली सिंगुलर होगी, इस कंडीशन को होल्ड करती हो। तो मुझे ये चेक करना था। तो सर इसके लिए मैंने जनरल नहीं किया, तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने ए ले लिया 2011, इसकी रो का सम क्या है 2 है दोनों की, और बी एक मैट्रिक्स लेनी थी जिसके कॉलम का सम जो है 2 होना था, तो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो ये दो मैट्रिसेस इस इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। अब मुझे बताना था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब मैं बी ए ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे बी ए ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी 4 3 0 1। अब ऑप्शन ए क्या बोलता है कि आइडेंटिटी -1/2 बी ए ट्रांसपोज। जब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास ये बनेगी -1 -3/2 0 -1/2, ये आ गया। तो सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर चेक करनी मतलब इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो अब देखिए, तो इस मतलब उसका डिटर्मिनेंट जो है 0 होना चाहिए। तो आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे आप, तो ये क्या बनेगा 1/2 इसका डिटर्मिनेंट बनेगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट कैंसिल होगी, मतलब ये रॉन्ग होगी, ठीक है। इसी तरह से आप सेकंड का करेंगे तो ये अल्टीमेटली जो मैट्रिक्स बनेगी इस तरह से बनेगी। तो इसमें देखेंगे आप, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है आपके पास वो +1 है, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से सी, तो वो -1/2 आ रहा है, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब ऑप्शन में डी में करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए जैसे एक मिनट, ओके। तो अब ऑप्शन डी में देखेंगे तो आपकी जो अल्टीमेटली मैट्रिक्स बनेगी सॉल्व करके ये बनेगी 0 3/4 0 3/4। इसका डिटरमिनेंट चेक करिए विच इज 0। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसलिए मैंने डी को करेक्ट किया यहाँ पे। सिंपल। यस सर, ठीक है सर। सर नेक्स्ट करें। सर सर नेक्स्ट करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तो दिख रहा था। तो थर्ड क्वेश्चन था कि ए जो है एक 4x4 की मैट्रिक्स दी है जिसकी जो आइजन वैल्यूज हैं वो है -1 1 1 -2, और इसकी आइजन वैल्यूज हैं। अगर बी जो है इस तरह से डिफाइन किया जाए A4 -5A² + 5I, देन ट्रेस ऑफ A + B हमसे पूछा गया था विच इज इक्वल टू व्हाट। तो अब ए के करस्पॉन्डिंग जब आप बी की आइजन वैल्यूज निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इस रिलेशन से, ऊपर जो गिवन है रिलेशन, तो निकालेंगे तो आपके पास जो आइजन वैल्यूज बनेंगी वो सबकी 1 1 1 1 ये आ गई। अब a + b, इसका मतलब क्या हुआ कि -1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 -2, मतलब इसके डायगोनल एंट्रीज की बात कर रहा हूं ना मैं। तो अब ट्रेस जब इसका करेंगे, ट्रेस ऑफ a + b, तो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज विच इज 2 + 2 is 4 -1 is 3, तो विच इज 3। तो इसका सीधा आंसर था 3। यस सर। समझ आई? यस सर। यस सर। ओके सर। सर नेक्स्ट था कि एक जो है 3x3 की हमें मैट्रिक्स गिवन थी और बताया गया था गिवन दैट 1 is an आइजन वैल्यू ऑफ m, which of the following statement is true। तो हमने बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट इसकी ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन था कि -2 इसकी एक आइजन वैल्यू होगी, 3 इसकी आइजन वैल्यू होगी। फिर थर्ड ऑप्शन था कि द आइजन स्पेस ऑफ ईच आइजन वैल्यू हैज डायमेंशन 1, और फोर्थ था m इज डायगोनलाइजेबल। सर जैसे अगर ये है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर इक्वेशन में लिखूं तो ये बनेगी लैम्डा क्यू -5 λ² + 8 λ -4 = 0, विच इज लैम्डा एक इसका रूट जो होगा 1 आ जाएगा। और जैसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने ये इसको रिड्यूस कर लिया, तो λ² -4 λ + 4 = 0।
तो जब इसके रूट आए मेरे पास, वो अल्टीमेटली रूट आए मेरे पास 1 2 2, तो इसकी आइजन वैल्यूज 1 2 2, ये मेरे पास आइजन वैल्यूज आई। तो -2 इज एन आइजन वैल्यू ऑफ 3, ये भी डिस्कार्ड हो गया। 3 इज एन आइजन वैल्यू ऑफ m, ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब बोल रहा है कि डी ऑप्शन में देखें तो m बोल रहा है कि m इज डायगोनलाइजेबल। सर जैसे m अगर डायगोनलाइजेबल है, तो अगर मैं देखूं तो डायगोनलाइज्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्योमेट्रिक अगर मल्टीप्लिसिटी इसकी मैं चेक करूं तो विच इज n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा i। तो अगर मैं 2 के करस्पॉन्डिंग इसकी चेक करूंगा तो इसकी जो रैंक आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ये आ गई। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी आ गई 3 - 2 इज 1, और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है इसकी 2, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m जो है डायगोनलाइज्ड नहीं है। तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, तो बचा सी, तो सी करेक्ट हो गया। और इसको अगर आप देखना चाहें तो आइजन स्पेस ऑफ ईच आइजन वैल्यू हैज डायमेंशन 1, तो ये तो ट्रू ही होगा, क्योंकि हर एक आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलता है। तो इसका मैंने सी करेक्ट किया है। क्या बोलता हर आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग? ये सर, क्या बोलता? सर मैंने बोला ना कि हर एक डिस्टिंक्ट मतलब आइजन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको एक आइजन वेक्टर तो मिलेगा ना। डिस्टिंक्ट क्या सर? डिस्टिंक्ट ये सर, तो सर सी फिर करेक्ट होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। ओके सर। सर नेक्स्ट गिवन था कि फॉर n ग्रेटर देन 1, मान लीजिए लेट n इज ग्रेटर देन 1 बी ए फिक्स्ड नेचुरल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन द वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो हमने ये बताना था। तो सर जैसे फर्स्ट गिवन था कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो रहेगा वो रहेगा ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, और इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो होगा वो ट्रेस ऑफ ए बी होगा। फिर थर्ड स्टेटमेंट थी कि ट्रेस ऑफ ए बी जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होगा। और फोर्थ जो थी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो रहेगा वो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी रहेगा। तो हमने ये चेक करना था। सर जैसे इनर प्रोडक्ट को तो हम जानते ही हैं कि इनर प्रोडक्ट की जो 3 कंडीशंस हैं, हमें पता है कि फंक्शन जो है इनर प्रोडक्ट कब होता है कि अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स, एंड और अगर अपने साथ ही इसका इनर प्रोडक्ट ले तो वो 0 होता है। अगर ये 0 कब होता है? जब एक्स की वैल्यू 0 होती है, और एक लिनियरिटी होगी, एक कॉन्जुगेट सिमेट्री होगी। ये 3 कंडीशंस होती हैं। सर जैसे फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर मैं चेक करूं तो जैसे मान लीजिए मैंने इसमें 2 मैट्रिसेस ले ली। ये बोल रहा है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी, फर्स्ट ऑप्शन क्या था? ओके, इज ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। अगर मैं मैट्रिक्स ए ले लूं 1 0 0 -1 और बी ले लूं 1 0 0 -1, तो अब इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या होगा? वो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेस ऑफ ए इज व्हाट? 0, ट्रेस ऑफ बी इज व्हाट? 0, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज व्हाट? 0। इसका मतलब क्या है? विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट जो होगा एक्स एक्स जो होगा वो 0 होता है कब? जब आपका एक्स जो होगा वो 0 मैट्रिक्स होगी। इसका कहने का मतलब ये है, लेकिन एक्स जो है हमने नॉन 0 मैट्रिक्स ली है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। इसी तरह से सर जैसे अगर मैं ऑप्शन सी को चेक करूं, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इसके लिए अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूं 1 0 0 0 और बी भी मतलब वही ले ली मैंने 1 0 0 0, अगर मैं इसका इनर प्रोडक्ट लूं तो ये क्या बनेगा? 1 0 0 0 मतलब, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट मैं चेक करूंगा तो क्या आएगा? 0। बट जो आपने मैट्रिक्स ली है वो नॉन 0 मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। अब अच्छा ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी बोल रहा है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो रहेगा वो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी होगा।
तो सेम एग्जांपल मैंने ऊपर वाला ले लिया यहाँ पे कि 1 0 0 -1 और 1 0 0 -1। तो अगर इनर प्रोडक्ट में अगर इसका लेता हूं तो 0 + 0 विच इज 0। तो यहाँ पे देखेंगे आप, लेकिन ए जो है, ए और बी जो है, जो मैट्रिसेस हैं आपके पास, वो नॉन जीरो मैट्रिसेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। तो बच्चा ए की आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि बी जो है वो करेक्ट आ गया। लेकिन जैसे अगर मैं बी को एक्सप्लेनेशन देना चाहूं तो जैसे बी है ऑप्शन बी के लिए, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो होता है ये हमें गिवन है कि ये होगा ट्रेस ऑफ ए बी के। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन इनर प्रोडक्ट की, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए इसको चेक करूं तो ये क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। अब ए जो है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाता है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाता है कि जो मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स है उसका स्क्वायर। अब मैट्रिक्स की हर एंट्री का स्क्वायर जो है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और वो जीरो कब होगा, वो जीरो कब होगा, जब आपकी जो एंट्री है, जो एंट्रीज हैं वो जीरो हो। इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो होगा वो करेक्ट हो गया। सर फिर मैंने इसका बी करेक्ट कर दी। अंशिका, यस सर, यस सर, अंशिका करेक्ट है। यस सर, ठीक है सर। विक्रम, यस सर, करेक्ट है। नेक्स्ट है। ओके सर। सर नेक्स्ट था कि वी इज ए वेक्टर स्पेस जिसमें 3x3 के मैट्रिसेस हैं सच दैट ए ट्रांसपोज प्लस ए बिलोंग्स टू आर इंटू आई, मतलब स्केलर मैट्रिक्स वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइंड बाय दिस। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है इस तरह से डिफाइन की गई है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो हमने इसका सिग्नेचर फाइंड आउट करना था। सर जैसे इसको मैंने जनरल मेथड से किया है, इसको जैसे अगर और तरीके से करना चाहें तो एक मैट्रिक्स अगर हमें ऐसी मिल जाए कि एक हम ऐसी मैट्रिक्स चूज कर लें कि उसका ट्रांसपोज और उसके उस मैट्रिक्स को ऐड करें तो वो जो है आर आई आ जाए, मतलब एक स्केलर मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जनरल से किया है। तो जैसे ए मैट्रिक्स है 3x3 की है, तो ए मैट्रिक्स मैंने ले ली जिसकी जनरल एंट्रीज ये हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डायगोनल एंट्रीज आपकी टू टाइम्स ऑफ A11, 2 टाइम्स ऑफ A22, 2 टाइम्स ऑफ A33। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो है सिमेट्री को शो कर रही है, 812 A21 A13 A31 A12 A21, इस तरह से इसकी एंट्रीज आ जाएंगी। अब क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स से बिलोंग कर रही है तो इसका मतलब क्या, विच इज इक्वल टू के आई, इसका मतलब ये हुआ। अब अगर मैं क्या करूं कंपेयर करूं, के आई जो होगी वो किस तरह की मैट्रिक्स होगी, वो इस तरह से होगी के और के 3/3 की मैट्रिक्स है ना, तो ये है, तो इसकी ये जो एंट्रीज होंगी वो आपके पास ये 0 होंगी, इस तरह की मैट्रिक्स है। तो अगर दो मैट्रिसेस हैं और वो इक्वल हैं, और दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 2AII वो किसके बराबर आ गया, k के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल एंट्री जो है AII वो किसके बराबर आ गई, k/2 के। और i जो आपका यहाँ पे वेरी करेगा 1 2 3, तो 1 2 3 दैट इज a जो आ गई आपके पास मैट्रिक्स आ गई वो इस तरह से आ गई k/2 k/2 k/2, जिसकी डायगोनल एंट्री जो k/2 है। और अब जैसे यहाँ पे देखिए आप A12 प्लस A21, मतलब अगर इसको मैं जनरल लिखूं मतलब AIJ प्लस AJI इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI। ये आ गया इसका, तो मतलब इसकी एंट्रीज इस तरह से आ गई। अब अगर मैं A का ट्रेस करूं तो ट्रेस ऑफ A क्या आ गया मेरे पास, k/2 प्लस k/2 प्लस k/2 विच इज 3k/2। और ट्रेस ऑफ A का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो इसका करूं तो क्या बनेगा 9k² ओवर 4। अब
ए स्क्वायर, क्योंकि हमें बोला है ना कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, तो हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर जब करेंगे तो जैसे इसकी जो एंट्रीज बनेंगी, जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो इस तरह से बनेगा के स्क्वायर बाई 4 माइनस A12 स्क्वायर माइनस A13 स्क्वायर, फिर के बाई 2 A12 प्लस A21 के बाई 2 माइनस A13 A23 के, ये आ गया। और जो A13 एंट्री आ गई आपके पास, ये आ जाएगी के बाई 2 A13 प्लस दिस। अब फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल, मैंने यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज को प्रेफरेंस दी क्योंकि हमें ट्रेस ही चाहिए ना, तो इसलिए मैंने डायगोनल एंट्रीज ही लिखी हैं। तो जैसे A22 क्या हो जाएगा, माइनस A12 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 4 माइनस A23 स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस A13 स्क्वायर माइनस A23 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 4, ये बन गया। अब अगर मैं इसकी ट्रेस की बात करूं, अगर मैं इसकी ट्रेस की बात करूं तो क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो विच इज के स्क्वायर बाई 4 के स्क्वायर बाई 4 के स्क्वायर बाई 4 विच इज 3k स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे देखिए माइनस A12 स्क्वायर माइनस A12 स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स माइनस A12 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स A13 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स A23 स्क्वायर, ये आ गया। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसमें अगर मैं इसको पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा, 9k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर बाई 4। अब क्योंकि माइनस है ना तो सब में ये प्लस हो जाएगा, ये एंट्रीज प्लस हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 6k स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 टाइम्स A12 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A13 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A23 स्क्वायर, सिंपल। तो अब आप देखेंगे तो अल्टीमेटली जो मेरी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी वो ये बनी, ये बनी। तो इसको अगर मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 3/2 2 2 2 ये लिखूंगा। अब इनका साइन क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्योंकि इसको मैंने डायगोनल में रिड्यूस कर दिया। तो इसका सिग्नेचर क्या हो गया, सिग्नेचर कैसे निकालते हैं आप, कि जो आप नॉर्मल फॉर्म होती है आपकी, वहां पे आप देखते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कितनी है और नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स कितनी है, तो वहां पे करते हैं आप P माइनस Q, तो विच इज 1 2 3 4, तो इसका सिग्नेचर 4 हो जाएगा। और इसका अगर साइन की बात करें तो वो रहेगा प्लस 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 प्लस। तो इसका जो ऑप्शन था, गिवन ऑप्शन था तो ये, तो मैंने इसलिए ए ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट कर दिया। यस सर। सर प्रोसेस तो ठीक लग रहा है। सर मैंने ट्राई नहीं किया अभी ये क्वेश्चन अभी। ओके सर। सर इसमें ना मुझे डाउट है तो इसको मैं बाद में करता हूँ, एक ऑप्शन में, तो इसको मैं लास्ट में रखता हूँ। सर तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या था ये, हाँ ओके, तो ये क्वेश्चन था कि ए जो है आपकी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, वी से दैट ए इज डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that PAP inverse is a diagonal matrix. तो which of the following conditions imply that A is diagonalizable? ये हमने बताना था यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन था कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर k such that a to the power k equal to I. There exists integer k such that a to the power k is nilpotent. A square is diagonalizable. A has n linearly independent eigenvectors. सर जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो a to the power k equal to I, इसका मतलब इसकी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल जो है x to the power k minus 1 इस फॉर्म में है, और हमें पता है कि x to the power k minus 1, तो इसके जो रूट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये kth रूट ऑफ यूनिटी है, और kth रूट ऑफ यूनिटी है तो इसके जो रूट्स होंगे वो आपको क्या मिलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। और अब मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करूं तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करती है, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या है, तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगी, डिस्टिंक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट रूट में आ जाएगी इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल भी, इस तरह से आ जाएगी इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आपको मिल गई,
तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट a टू द पावर k इक्वल टू i। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, देयर एग्जिस्ट इंटीजर k, अब कंडीशन आपकी ये है a टू द पावर k इक्वल टू i। अब ये सेकंड बात कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर k सच दैट a टू द पावर k इज नीलपोटेंट। सर जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, अगर a टू द पावर k इज नीलपोटेंट है तो a मैट्रिक्स अगर मैं ले लूं 0 1 0 0, तो ये गिवन हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो आपको गिवन है PAP इनवर्स इज डायगोनल। तो इसलिए ये भी क्योंकि अब k पॉजिटिव इंटीजर है तो k1 विच इज पॉजिटिव इंटीजर बट मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल, तो बी ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो गया। अब आते सर थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या था, ए स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल। सर तो ये तो यहीं से आ जाएगा कि अगर ये ए है तो ए स्क्वायर जो होगा वो ये भी डायगोनलाइज नहीं होगा। तो सर जैसे अब फोर्थ है, हाँ, A हैज n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो हमें पता है, ये तो यहां से फर्स्ट से इंप्लाई हो रहा है कि आपको डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिल गई तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल गए, तो D भी करेक्ट हो गया इसका, A और D। यस सर। तरीका समझ आ रही है? यस सर। ऑप्शन भी कैसे डिस्कार्ड किया है? सर कौन सा? ऑप्शन हेलो, तरीका कैसे किया? सर आपकी आवाज नहीं रही, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। थोड़ी सी स्लाइड ऊपर करना। सर इन्होंने ना ये काउंटर एग्जांपल लिया ना, जो ऊपर जो ऑप्शन बी पे लिया था, तो इन्होंने बताया कि अगर ए के जो है वो नीलपोटेंट होगी तो वो डायगोनाइजेबल नहीं होगी, तो बी तो वैसे डिस्कार्ड कर दिया, और जो सी में था वो सेम एग्जांपल लेके उसमें बोला था कि ए स्क्वायर नहीं होगी तो वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, जो कि फिर सर ऊपर हाइपोथेसिस को नहीं ये करेगी, क्योंकि सर हमारे पास फिर पी इनवर्स नहीं मिलेगा ना उससे, नॉन सिंगुलर जो होता है सर। सर बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मेरा ये डाउट था कि जो के लिया है ए ऑप्शन में, अगर वो मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम आ जाए तो मतलब कोई एक आध आइगन वैल्यू ऐसी होगी जिसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एक से ज़्यादा होगी। और सर तो हो सकता है कि मतलब उस वजह से वो डायगोनलाइजेबल ना आ पाए अगर ए एम जी एम इक्वल ना हो तो। यस है, ओके सर। तो जैसे पहला है ना, तो ये दिया है a टू द पावर k इक्वल टू i, तो मैंने इसको ऐसे देखा, देखिए कैसे कि इसकी जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या बनेगी आपके पास, x टू द पावर k माइनस 1, और यहाँ पे आप देखिए आपको बोला है n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए n क्रॉस n की आपके पास मैट्रिक्स है, ओके। तो जैसे ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं आप, kth रूट ऑफ यूनिटी बोलते कि नहीं बोलते हैं, kth रूट ऑफ यूनिटी है ना। तो kth रूट ऑफ यूनिटी के जो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, मतलब जो इसकी आइजन वैल्यूज मिलेंगी, वो क्या मिलेंगी आपको, वो डिस्टिंक्ट होती है ना मनिंदर। एक्चुअली मतलब हाँ, ये जो पोलिनोमियल मिला है इसके के रूट्स निकलेंगे, और हो सकता है मिनिमल पोलिनोमियल के जो रूट्स मिले वो या तो के मिले या तो के से कम मिले।
लेकिन अगर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है n क्रॉस n मैट्रिक्स जिसमें n k से बड़ा है, मान लो कि आपके पास मैट्रिक्स है 10 ऑर्डर की और आपको k मिल रहा है 7, जहाँ पे a रेज़्ड टू पावर 7 इज इक्वल टू i हो जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब लैम्डा जो आ रहा है वो रिपीट करे, एक आइगन वैल्यू रिपीट कर सकती है। नहीं, मुझे तो नहीं मिला ऐसा। नहीं मतलब कोई काउंटर अ, एग्जांपल आपके पास? अब 10th ऑर्डर की इमेजिन करना थोड़ी मुश्किल है ना, कि मतलब जैसे एन ये एनाहिलेटिंग पोलिनोमियल दिया हुआ है ना, ए रेज़्ड टू पावर k इज इक्वल टू i। नहीं तो देखिए, देखो, जैसे n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना बाबर हमारे पास, ठीक है। और जो आपको पता है, एक रिजल्ट पता होगा कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कनिका ने भी लिखा था, इसको लिखा था। जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, जो आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है, उसका जो सम होता है वो आपके पास क्या होता है? 0 होता है। अब ये बोल रहा है कि a टू द पावर k इक्वल टू i, मतलब मेरा सीधा सीधा मतलब ये है, ये kth रूट ऑफ यूनिटी के एलिमेंट्स होंगे, मतलब इसकी जो आइजन वैल्यूज होंगी उसकी kth रूट ऑफ यूनिटी क्या होंगी, विच इज डिस्टिंक्ट ना। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि a टू द पावर 7 मिल गया, तो जैसे मैंने ए कोई मैट्रिक्स ली, तो इसको डिस्कार्ड करने का मुझे नहीं लगता कोई काउंटर रहेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल a सेटिस्फाई कर रहा है a स्क्वायर इज इक्वल टू i, मतलब k इधर 2 रखा है और n 3 रख लिया मैंने, तो मतलब ऐसा हो सकता है, हम मान सकते हैं कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 1 और -1 आ जाएंगे, लेकिन लैम्डा 3 भी तो 1 और -1 में से कुछ आ सकता है। और इस अगर केस उनके में कॉरेस्पॉन्ड इस केस में हो जाएगा कि मतलब कि ऑर्डर की मैट्रिक्स एस के आई बनेगा तो इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स से वो डायरेक्ट हो जाएगी। ये सर तो ऐसे ही कर सकते हैं ना ये सर ये सर हाँ बोलूँ तो ये सर यहाँ पे बोला है ना कि डायगोनल मैट्रिक्स है, और पी ए पी इनवर्स जो है आपको यहाँ पे भी गिवन है कि ये जो है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर, ये 3 चीजें गिवन है ना। नहीं, क्वेश्चन सर आप पढ़ो क्या बोल लास्ट रहे थे? में, क्वेश्चन पढ़ो नीचे, व्हिच कंडीशन इंप्लाई इज डायगोनलाइजेबल, मतलब ये तीन जो तो सर नीचे यही जो तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से। हाँ हाँ हम्म मनिंदर यस सर। डाउट हुआ क्लियर? नहीं सर, मतलब आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी सर। मतलब हितेश ने अभी बोला ना कि डायगोनल मैट्रिक्स, तो अगर अगर हम उसको डायगोनलाइज भी करेंगे तो उसके डायगोनल में एलिमेंट्स ऐसे आ सकते हैं 1 -1 और 1। तो इधर बोला कौन सी डायगोनलाइजेबल है, ये तो बस डेफिनेशन बताइए कि डायगोनल मैट्रिक्स आएगी। मनिंदर एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो क्या बोला है, ए इज डायगोनलाइजेबल ना। हाँ जी। ओके, जैसे अगर मैं ए को 2 लेता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए टू द पावर के इक्वल टू आई, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? इसके ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी, सॉरी सर, इनवोल्यूटरी होती है ना ये। हाँ हाँ इनवोल्यूटरी, सॉरी माय ओके, मिस्टेक। तो इसकी जो आइजन वैल्यूज रहे, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट रहे, सॉरी, आइजन वैल्यूज रहेंगी वो क्या रहेंगी? 1 और प्लस -1। माइनस वन ना, प्लस माइनस वन ना। तो हाँ जी हाँ अब जी। इसकी ए की जो आइजन वैल्यूज आ गई वो क्या आ गई? 1 - 1, हाँ जी। है ना। अब ए स्क्वायर की करो आप, तो 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर क्या बना आपके पास? आई बना कि नहीं बना? हाँ जी। तो ये क्या बोल रहा है कि एग्जिस्ट करेगा इंटीजर सच दैट दिस विल हैपन, तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ मतलब 2 के लिए कर गया। तो हाँ ना, तो एक इंटीजर की एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है ना ये। देयर एग्जिस्ट का मतलब समझते हो? देयर एग्जिस्ट लेकिन है इंटीजर कि वहां पे हाँ एग्जिस्ट करेगा। उससे जैसे सपोज एक बार फिर से बताता हूँ। जी सर जी। मनिंदर का क्वेश्चन ये है, मतलब
अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तब डायगोनलाइजेबल होगा ना। ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि A7 इनटू Y आ रहा है तो नंबर जो हो अच्छा, ओके, समझ गया सर। मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो वो डायगोनलाइज होगा कि नहीं, ये सर आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है। ओके सर। सर तो जैसे मैंने n इक्वल टू 2 लिया ना मनिंदर, मैंने n इक्वल टू 2 लिया ना, तो मेरे पास क्या आ गया, a स्क्वायर इक्वल टू i विच इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ना। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनलाइज होती है कि नहीं होती है? बाद में डिस्कस करेंगे इसका ए और बी करेक्ट मनिंदर। सर ठीक है सर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। 10th क्वेश्चन था, क्या है ये, तो इसमें हमने बताना था कि R2 पे जो है कौन सा इनर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। सर तो इसको तो आप डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे, वो तो बेटर रहेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की होती है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और इनर प्रोडक्ट ऑफ x जो होता है वो 0 होता है इफ x इक्वल टू 0। तो अब इसमें आप देखते हैं, मतलब पॉजिटिव डेफिनेट इनर प्रोडक्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव डेफिनेट। तो ये अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो इसकी अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म करूं, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है इसकी अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म करूं तो इस तरह से बनेगी 1 2 2 1। तो इसका अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट चेक करूं तो क्या बनेगा 1 विच इज ग्रेटर देन 0। लेकिन 2 क्रॉस 2 का अगर डिटरमिनेंट मैं चेक करता हूं तो 1 -4 -3 विच इज लेस देन 0। तो मतलब ये जो है वो इनर प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करेगा, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। अब इसी तरह से बी ऑप्शन को देखेंगे, बी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे ये इसकी x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 x1 प्लस 2 x2 स्क्वायर। तो इसके जब मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी ये इस तरह से बनेगी। इसका डिटरमिनेंट चेक करो आप, 1 क्रॉस 1 का करेंगे तो 1 है विच इज ग्रेटर देन 0, और 2 क्रॉस 2 का करेंगे चेक तो विच इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इनर प्रोडक्ट ऑफ xx इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। अब और ये इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई और z विच इज इक्वल टू अल्फा इनटू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड। और सिमेट्री भी चेक करेंगे तो आप सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। तो थर्ड में देखिए तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी इसकी तो वही बनेगी 1 1 1 1। तो फर्स्ट ऑर्डर का करेंगे ग्रेटर देन 0, लेकिन इनर प्रोडक्ट ऑफ जब सेकंड ऑर्डर का देखेंगे डिटर्मिनेंट विच इज 0। और हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x x 0 होता है कब, जब x 0 हो, लेकिन x 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब बचा फोर्थ। अब फोर्थ का करेंगे तो आप देखिए ये आपको गिवन है मैट्रिक्स, ये क्या है सिमेट्रिक है। अब देखेंगे इसका इनर प्रोडक्ट चेक करिए, सॉरी डिटर्मिनेंट चेक करिए फर्स्ट ऑर्डर का विच इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0। सेकंड ऑर्डर का करिए 1 - 1/4 विच इज 3/4 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या आ गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ xx इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव डेफिनेट है। इसका मतलब क्या है, अब इसी तरह से आप इसमें भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी चेक करेंगे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जेड विच इज इक्वल टू अल्फा इनटू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड, और सिमेट्रिक तो आपको दिख ही रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज इनर प्रोडक्ट। तो इसलिए मैंने इसके बी और डी करेक्ट किए, और ए और सी तो वैसे दिख रहे थे कि ये करेक्ट नहीं होंगे। इसमें किसी को डाउट? No doubts. ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक मैट्रिक्स है, लेट m बिलोंग्स टू m एंड r, वेक्टर स्पेस है, सच दैट m इज नॉट इक्वल टू 0 बट m स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। m स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट था कि इफ n इज इवन देन डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ m इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m। If n is even, then dimension of column space of M
इज लेसर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ M। थर्ड था कि if n is odd then dimension of column space of M is less than dimension of null space of M। if n is odd then dimension of column space of M is greater than dimension of null space of M। तो इसका सबसे बढ़िया तो तरीका रहता है कि आप सीधे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म देखिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं m स्क्वायर इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी वो क्या बनेगी, x स्क्वायर बनेगी। ठीक है, तो इसकी मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एक जॉर्डन ब्लॉक रहेगा, इसका एक जॉर्डन ब्लॉक रहेगा आपके पास, जॉर्डन ब्लॉक जो रहेगा वो 2x2 का, एक तो आपका 2x2 का रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इफ n इज इवन, अगर n इवन है, मान लीजिए n इवन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके जॉर्डन ब्लॉक है, मान तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हुई, अगर मैं सारे के सारे टू ऑर्डर के जॉर्डन ब्लॉक लेता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जॉर्डन ब्लॉक्स n/2 आपके जॉर्डन ब्लॉक्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, n/2 ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसे एग्जाम्पल लिखा मैंने वैसे, ठीक है, ये ठीक है। जैसे अगर n इवन है, अगर n इवन है तो अगर मैं मिनिमल पॉलिनोमियल है तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है इसकी 2, तो मैं जिसका जॉर्डन ब्लॉक जो रहेगा आपका 2 ऑर्डर का एक तो रहेगा ही रहेगा, बाकी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने दोनों जो जॉर्डन ब्लॉक रखे वो 2 ऑर्डर के रखे, ठीक, ये है। तो ये आपको दिख रहे होंगे कि ये जो दो जॉर्डन ब्लॉक हैं वो 2 ऑर्डर के हैं। ठीक है, तो 2 जॉर्डन ब्लॉक है यहाँ पे मेरे पास 2 ऑर्डर के। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप नल स्पेस चेक करिए आप, तो यहाँ पे क्या है 1 2, और यहाँ पे आप कॉलम स्पेस चेक करेंगे, कॉलम स्पेस तो क्या है 1, एक है लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कौन कौन से, एक ये है एक ये है। मतलब इसका आप इस तरह से भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, इफ n इज इवन देन डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इज लेसर इक्वल टू नल स्पेस ऑफ M। तो फर्स्ट तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि कॉलम स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो ग्रेटर होगी नल स्पेस से ग्रेटर होगी। अब इसको डिस्कार्ड करने का देखिए कैसे, जैसे अब मैं अगर मान लीजिए मैंने ये तो टू ऑर्डर के रखे, मान लीजिए मैं इसमें एक ही ऑर्डर का मतलब एटलीस्ट 1 होता है ना, एटलीस्ट 1 जो है आपका 2 ऑर्डर का होना चाहिए, तो बाकी क्या हो सकते हैं 2 0 0 इस तरह से हो सकते हैं। मतलब ये भी आपका क्या हो गया 0, मैंने यहाँ पे एक जो है 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक रखा और बाकी जो है 0 0 ये रखे। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या निलपोटेंट मैट्रिक्स है ना, ओके, तो 1x1 की मैंने ये रख दी। ओके, अब यहाँ पे आप जो है नल स्पेस चेक करिए, तो नल स्पेस क्या हुआ इसका 1 2 3, तो नल स्पेस में कितने एलिमेंट है 3, तो मतलब इसके जो डायमेंशन है वो कितनी है 3, और कॉलम स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी 1, विच इज, तो यहाँ से आप रिलेशन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n जो होगा इवन हो, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस जो है इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इवन होगा तो यहाँ पे जो डायमेंशन है नल स्पेस की जो डायमेंशन है वो डिक्रीज कर सकती है, कॉलम स्पेस की जो डायमेंशन है वो डिक्रीज कर सकती है, अगर उस केस में नल स्पेस की जो डायमेंशन है वो इंक्रीज कर जाएगी। और इसका एग्जांपल ये है आपके पास, क्योंकि एटलीस्ट जो है आपको बोला है कि एक जो है 2x2 का होगा, 2x2 का होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 0 तो मैंने इसकी पॉसिबिलिटी इस तरह से रख दी 2 2 1 1, तो इसकी जो नलिटी आ जाएगी आपके पास, जो इसकी नलिटी आएगी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलम स्पेस का जो डायमेंशन है वो कभी भी नल स्पेस को एक्सीड नहीं करेगा। ओके, अब अगर n जो है ओड हुआ सपोज, तो अगर n ओड है तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है आपकी x², मतलब इसका जो एक जॉर्डन ब्लॉक है वो उसी तरह से कि एक 2x2 का होगा, बाकी जो है अपने हिसाब से हम रख सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी ली 2 1 2, 5x5 की मैट्रिक्स है ना, तो मैंने यहाँ पे ली 2 1 2, तो ये आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम स्पेस का डायमेंशन कितना है, कॉलम स्पेस का डायमेंशन कितना है 1 2 2, और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस कितना है
1 2 3 3, इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस जो है हमेशा लेस रहेगा डायमेंशन ऑफ नल स्पेस से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं बी और सी वो करेक्ट होगी, और ये तो फॉल्स होगी, ये तो आपने देख ही लिया अभी। इसमें किसी को डाउट? हेलो सर, इसमें किसी को डाउट? नो सर, ठीक है सर। सर ये ऑड के केस में जो जॉर्डन ब्लॉक फॉर्म किया है, इसमें 2x2 के दो जॉर्डन ब्लॉक्स कैसे लिए हैं? क्योंकि मिनिमल पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर है, तो एक ही आ सकता है। नहीं, इसका मतलब ये है एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जॉर्डन ब्लॉक की पॉसिबिलिटी जो है आपके पास वो 2x2 की है। एक जॉर्डन ब्लॉक आपका एटलीस्ट एक जॉर्डन ब्लॉक जो रहेगा वो 2x2 का होगा, ये नहीं है कि ओके एक ही होगा। कैरेक्टरिस्टिक, ओके कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि x⁵ है, समझ गया। हाँ क्लियर है। किसी और को दिक्कत? ओके अब 12th गिवन था कि इट इज नोन दैट एक x इक्वल टू x नोट विच बिलोंग्स टू M2 is a solution of ax minus xa which is equal to a for some a belongs to this. Which of the following values are not possible for determinant of x नोट? मतलब x नोट के लिए आप x नोट निकालेंगे तो इसके लिए कौन सी पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं होगी। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया, तो अब पहली बात आती है कि 3 गिवन है हमें कि मतलब एक को आपने यहां से चूज करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें से हम चूज किसे करें, तो ये है गिवन, आपको ये गिवन है। देखिए ax माइनस एक्स इक्वल टू ए, आपको पता है ट्रेस जो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या, अगर मैं ट्रेस ले लूं दोनों साइड तो ये क्या बन जाएगा, ट्रेस ऑफ ax माइनस एक्स ए विच इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेस ऑफ ax माइनस ट्रेस ऑफ ax इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए विच इज ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि किसका ट्रेस जो है 0 आता है, इसका नहीं है, इसको रहने दो। जैसे यहाँ पे 1 + 1 2, तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसका देखिए 1 - 1 विच इज 0, तो मतलब ए की जो चॉइस है वो आपकी ये है, ये आपका ये रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट रहता है आपने एक्स नोट बताना है, क्योंकि सोल्यूशन बताना है ना। तो मैंने एक्स नोट को जनरली मान लिया कि एक्स नोट आपके पास है ABCD इस फॉर्म में। ओके, तो अब जो आपको कंडीशन गिवन है इसमें आप पुट अप करिए इसको, तो ये क्या बनेगा आपके पास, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच इज A + C। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप इसको करिएगा। तो जैसे ये बनेगा अल्टीमेटली आपके पास C + B 2B + D - A - 2C + D - B - C विच इज इक्वल टू 1 1 -1 -1। अब आप जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास जो है ये वैल्यूज आ जाएंगे, ये मैंने कैलकुलेशन की है यहाँ पे। तो जैसे C की वैल्यू मेरे पास, C की वैल्यू 1 - B आ गई, और D की वैल्यू 1 - 2B + A आ गई, 1 - ये आ गई। तो जैसे x नोट, तो ये मेरे पास अल्टीमेटली क्या बना, C और D आ गए, तो A B मतलब A और B की टर्म में ले आया मैं C को। ओके, तो x नोट क्या बना, मतलब AB 1 - B 1 + A - 2B। ओके, अब आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट ही बताना है ना आपको यहाँ पे। तो आप क्या करिए, इसका डिटर्मिनेंट लीजिए। तो ये आप देखेंगे तो ये क्या बन गया, A - B इंटू A - B, सॉरी यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे देखिए पहले, A - B का स्क्वायर प्लस A - B। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास, A - B को कॉमन लीजिए तो क्या बनेगा, A - B + 1, तो ये बन गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये किस तरह क्या है, इसकी फॉर्मेशन किस तरह से है कि दो जो है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट A - B, एक है A - B, दूसरा है A - B + 1, ये है, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है इस तरह से। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे, तो जब आप इसको डिस्कार्ड करने लगेंगे, देखिए
तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा नहीं है, तो सी नहीं होगा इसका। एक मिनट। तो जब आप इस कंडीशन को ए और बी को चूज करेंगे तो आपके पास ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, तो बचेगा कौन कौन सा, कि मतलब ये जो है 6 पॉसिबल नहीं है ए और बी की। आप ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं आपके पास ए और बी, जिनका आप जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएं, ए माइनस बी प्लस 1, इसको सेटिस्फाई करवाएंगे तो 6 नहीं आएगा। और इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नोट ये भी कभी नहीं आएगा, तो ये तो आ जाएंगे। सपोज जैसे मैंने फर्स्ट के लिए लिया है, जैसे 2 और 1 ले लेता हूं मैं बी के लिए। ओके, तो जैसे 2 और 1 लेता हूं मैं, 2 और 1 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है ना, 2 और 1, 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 विच इज 1। क्या था मैंने लिया, ओके, तो 1 प्लस 1 इज 0, 2 विच इज 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नोट जो है वो 2 पॉसिबल है। इसी तरह से 0 करेंगे आप, 1 और 2 लेंगे तो 0 भी पॉसिबल है, लेकिन 6 और 10 नहीं होगा पॉसिबल। तो मुझे ऐसे इंटीजर नहीं मिले जिसके लिए ये ट्रू हो, तो मैंने फिर इनको टिक किया है। इसमें किसी को डाउट? ठीक है, सर ठीक है। यस सर। डाउट नो सर। सर नेक्स्ट करें। ओके सर। लास्ट है सर, ये 13th क्वेश्चन था जो लास्ट है। कंसीडर द सिस्टम, हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन थी यहाँ पे, ये है कि x + 2y दिस एंड दिस इन 3 अननोन्स, x y z थे अननोन्स, एंड 1 रियल पैरामीटर जो है k है, फॉर which of the following value of k is the system of linear equation is consistent। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपके पास। ये कंसिस्टेंट कब होता है आपके पास, जब रैंक ऑफ ए जो होती है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है। ये वेरीफाई करवाना है, बस ये वेरीफाई करवाना है। तो जैसे मैंने इसको वेरीफाई करवाया तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये बनी। अब इसमें आप बारी बारी से आपके जो ऑप्शन है उसको पुट अप करेंगे। तो जैसे ऑप्शन ए करेंगे तो यहाँ पे ये रिड्यूस होके ये बन जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो ये जो 1। ओके, इसी तरह से K2 करेंगे, 2 के लिए करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे ये अल्टीमेटली क्या बनी मैट्रिक्स, ये बनी ना। तो ए का रैंक क्या हो गया 2, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना है 3, तो ये फॉल्स हो गया, फिर ये चला गया। अब थर्ड ऑप्शन था -1 के लिए चेक करना था आपने, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे तो ए का रैंक कितना है 3, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना है 3, तो ये भी ट्रू हो गया, तो ऑप्शन सी भी ट्रू हो गया। और ऑप्शन डी था कि अब देखिए, तो जब इसको रिड्यूस करेंगे -2 के लिए, इसको जब आप रिड्यूस करेंगे ऐसे एशेलॉन फॉर्म में, तो ये आपके पास ए बी की रैंक कितनी है 3, ए की रैंक कितनी है 2, विच इज नॉट पॉसिबल, तो विच इज नॉट ट्रू। तो इसके मतलब कौन कौन से ट्रू हो गए, सी और ए और सी इसके ट्रू हो गए। यस सर, करेक्ट। सब जो लास्ट रहता है, जो मैंने बोला कि लास्ट में डिस्कस करूंगा, वो ये है। ओके सर, ये गिवन था कि ए जो है एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, फर्स्ट r रोज ऑफ ए आर एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और फर्स्ट s कॉलम ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, where r is less than n and s is less than n, which of the following statements are true, ये हमें बताना था। तो सर जैसे हमें पता है कि ए की रैंक क्या होती है, मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है,
रैंक ऑफ ए जो होती है वो कॉलम रैंक इक्वल टू, जैसे मैंने नीचे भी लिखा है, हाँ, ये कॉलम रैंक इक्वल टू रैंक ऑफ ए, मतलब रो रैंक इक्वल टू कॉलम रैंक विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये होती है हमारे पास। अब रैंक ऑफ ए जो है वो ग्रेटर इक्वल टू आर है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ए में फर्स्ट आर रो जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और एस और ए में ही एस लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, और यहाँ पे ये रिलेशन दिया है आर इज लेस देन एम, आर इज लेस देन एम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की जो रैंक होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ आर और एस होगी ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2x3 की, 2x3 की, और यहाँ पे मेरे पास 4x4 कर लेते हैं, तो यहाँ पे ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं और 3 जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, तो इसकी रैंक क्या होगी, 3 होगी ना, मैक्सिमम ऑफ आर और एस ना। तो इसलिए मैंने इसका फर्स्ट ऑप्शन जो था वो करेक्ट किया था। और सर जैसे ये नीचे बोल रहा था सेकंड ऑप्शन के लिए, द सम मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट आर एंड आर रोज एंड द फर्स्ट एस कॉलम्स ऑफ ए हैज रैंक मिनिमा ऑफ आर एस, ये गिवन है। सर जैसे इसमें अगर ध्यान जाए तो ये डेफिनेशन जैसा लगेगा, लेकिन ये ट्रू नहीं था, तो इसके लिए जैसे एक मैट्रिक्स मिल गई मुझे, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया है 4x4 की मैट्रिक्स है ये। अब यहाँ पे क्या है, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके पास रोज हैं, ये और ये 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके पास रोज हैं, और एस जो है 3 है, एक और 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसकी जो सब मैट्रिक्स बनेगी, जो सब मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 1 0 0, ये 0 आएगा, 0 0 0, तो इसकी मतलब रैंक क्या हो जाएगी, इसकी क्या बन जाएगी, 1 ना, इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 1। तो इसलिए मैंने इसको फिर ट्रू नहीं किया, क्योंकि इसका मिनिमा नहीं आ रहा था ना, तो इसका मिनिमा है तो इसका मतलब इसकी तो 2 आनी चाहिए थी, लेकिन इसका तो 1 आ रहा है, इसलिए मैंने इसको डिस्कार्ड किया था। और सर सी और डी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन का मुझे इसका ध्यान ही लग रहा था। ये सब मैट्रिक्स कैसे फॉर्म की, कौन से 2 रोज लिए? ये बोला है ना कि फर्स्ट टू रोज की जो मैट्रिक्स है, और जो सब मैट्रिक्स बनेगी कौन कौन से, फर्स्ट टू रोज की और 3 फर्स्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, तो कौन सी बनी, ये है ना, फर्स्ट 3 कॉलम्स ये हैं और 2 रोज ये हैं, तो आपके पास क्या बनी, 1 0 0 0 0 0। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें एल आई, मतलब एल आई चेक करेंगे, मतलब इसकी रैंक चेक करेंगे, क्या है रैंक इसकी, 1 है ना, तो ये बोल रहा है कि मिनिमा ऑफ आर और एस होगी, मिनिमा ऑफ आर और एस होगी, तो मिनिमा क्या है 2, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2 ना, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स होगी। क्लियर है। अब और सर सी और डी को डिस्कार्ड करने का मुझे कोई कुछ नहीं मिला, तो मैंने सी और डी, ये सस्पेंस पे है जरा भी। सर क्या सर, कल बताना है दोनों को, ठीक है। ओके सर सोचूंगा इसके बारे ओके ठीक है। में। ये सर, किसी को डाउट, इसमें डिम्पल, सिंपल नहीं है। ओके सर। ओके, ये कर सकते हो।